आज हम देखेंगे अपने बायोलॉजी के एक मेन टॉपिक के बारे में जिसका नेम है एवोल्यूशन। ये हमारे ओरिजिन ऑफ लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे हेरिडिटी में भी यही मेन इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। एवोल्यूशन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है किसी भी पर्टिकुलर लाइफ सोर्सेज की शुरुआत को दिखाने के लिए। तो चलिए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम एवोल्यूशन के बेसिक पॉइंट्स के बारे में बताएंगे और यहाँ पे हम बताएंगे कि ये कितने टाइप में वैरायटीज़ में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। एवोल्यूशन रिफर्स टू द चेंज थ्रू टाइम एज अ स्पीशीज बिकम मोडिफाइड एंड डाइवर्स टू प्रोड्यूस मल्टीपल डिसेंडेंट स्पीशीज़। एवोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हर स्पीशीज़ के लिए। एवोल्यूशन का यहाँ पे सीधा सीधा मतलब होता है कि समय के साथ अपने आप को अलग अलग तरीके से परिवर्तित करना। जैसे कि समय के साथ हम धीरे धीरे अपने बॉडी में कई प्रकार के चेंजेस लाए। जैसे कि आप लोगों ने ये चीज़ के बारे में सुना ही होगा कि पहले हम होमोसेपियंस यानी ह्यूमंस की प्रजाति जो होती थी ये जनरली एप्स से आई हुई प्रजाति को देखा जाता है, जो कि धीरे धीरे अपने आप को अलग अलग वेरिएबल चेंजेस देखने का फेवरेबल कंडीशंस के साथ अपनी बॉडी में चेंजेस लाए और माहौल में चेंज आते आते आज ह्यूमन बींग्स इतना ज़्यादा डेवलप हो गए हैं। इसी तरीके से कई तरह की ऐसी स्पीशीज़ है जिसने अपने आप को बहुत ही अलग अलग तरीके से डाइवर्सिफाई यानी बहुत ही अलग अलग प्रकार से चेंज किया है। जैसे कि अगर आप आज भी देख सकते हैं कि फ्रॉग्स की ही स्पीशीज़ हम ले लेते हैं, जो कि इनके अंदर ये टेंडेंसी है कि ये वाटर के अंदर भी सर्वाइव कर पाते हैं और ये बाहर लैंड एरिया में भी रह पाते हैं, टेरेस्ट्रियल एरिया में भी ये सर्वाइव कर पाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है। ये भी एक तरह का एवोल्यूशन होता है, समय के साथ अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढाल लेना। ये एक बेसिक डेफिनेशन कहलाती है हमारे एवोल्यूशन की। द प्रोसेस इज लाइक हाउ टू ऑपरेट what they are likely to proceed in the future। यह पे यही बताया गया है कि इसमें प्रोसेसेस कौन सी प्रकार की होती है, अपनी बॉडी को किस तरीके से ऑपरेट करना और अपने आप को किस तरीके से प्रोसीड करना आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए। हमें अपनी बॉडी में क्या क्या परिवर्तन लाने होंगे ताकि हम फ्यूचर जनरेशन के अकॉर्डिंग वर्क कर पाए। यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल दिया जाता है जिराफ के तौर पे। जिराफ की हाइट पहले इतनी नहीं हुआ करती थी जितनी हम आज देख रहे होते हैं। ये एवोल्यूशन धीरे धीरे बढ़ा है क्योंकि जैसे जैसे टेरेस्ट्रियल एरिया बढ़ता गया, लैंड फॉर्म्स बढ़ते गए, वैसे वैसे जिराफ को जो ग्रीन लीव्स है और जो भी ग्रीनरी थी वो ग्रेसिंग के लिए नहीं मिल पा रही थी, खाने के लिए नहीं मिल पा रही थी, जिस कारण से वो जनरली डिपेंडेंट होते थे बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर। लेकिन उनकी हाइट ज़्यादा ना होने के कारण वो ज़्यादा कंटिन्यूसली उस चीज़ को वर्क नहीं कर पाए। धीरे धीरे उनकी बॉडी में कुछ ऐसे जेनेटिक मटेरियल ने चेंजेस दिखाए जो कि हम एवोल्यूशनरी चेंजेस कहते हैं, जिस कारण से उनकी जो नेक है धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई और आज उनके पास ये एबिलिटी है कि वो हाई से हाईएस्ट ट्री के भी लीव्स को आराम से ले सकते, खा सकते हैं प्रॉपरली। तो यहाँ पे ये ऑपरेशन इस तरीके से वर्क करता है ताकि फ्यूचर में आगे चल करके ये कुछ अच्छे प्रोस्पेक्टस में वर्क करे। तो यहाँ पे ये बेसिकली इस तरीके से डील करता है। सेकेंड पॉइंट देखेंगे, इट डील्स मेनली विथ हाउ लाइफ चेंजेस आफ्टर इट्स ओरिजिन। यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट वर्क करता है कि लाइफ तो यहाँ पे फॉर्म हो गई है लेकिन ओरिजिन के साथ कैसे कैसे लाइफ अपने आप को अलग अलग फॉर्म में चेंज करती है। जैसे किसी ह्यूमन बॉडी को ही लेकर के हम देखते हैं, अगर वो एक बेबी के फॉर्म में है, लाइक एक छोटा बच्चा जो जन्म हुआ है, वो हमेशा पूरी लाइफ वैसे नहीं सर्वाइव कर सकता है क्योंकि धीरे धीरे उसको अपने कंडीशन के कारण, एनवायरनमेंट के कारण चेंजेस लाना ज़रूरी होगा बॉडी में, तभी जा कर के वो टाइप का जो बेबी है वो सर्वाइव कर पाएगा। इसलिए हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है ताकि हम प्रॉपरली सर्वाइवल कर सके नेचर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे चेंजेस आना बहुत ही ज़रूरी होता है लाइफ फॉर्म्स में। जो पहले ओरिजिनेट हुई है वो आगे चल करके चेंज होगी ही, यहाँ पे एवोल्यूशन के तौर पे ये बताया गया है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज वन ऑफ द ग्रेट मिस्ट्रीज। लाइफ इज जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय 3 फंक्शंस। तो यहाँ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ अगर अपन देखेंगे तो ये एक्चुअली बहुत ही बड़ी मिस्ट्री कहलाती है। सबसे बड़ा
कहना चाहिए रहस्यमयी तरीका है जो कि ये ओरिजिनेशन दिखाता है लाइफ की। कई लोग को मानना होता है कि लाइफ की शुरुआत एक बैक्टीरियल सेल के फॉर्म से हुई थी, जो बैक्टीरियल सेल्स आगे चल करके अपने आप को मल्टीप्लाई करे। मल्टीप्लाई होने के कारण ये पहले प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बनाए, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने फॉर्म किया, और धीरे धीरे एवोल्यूशन के साथ इन्होंने यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के डेवलपमेंट करी, यानी कि यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आना चालू करे, जिसमें कि सबसे पहले लाइफ फॉर्म्स में हमने सुना है कि शुरुआती में जो भी ऑर्गेनिजम्स हुआ करते थे वो हमेशा एक्वेटिक फॉर्म में हुआ करते थे, वाटर के अंदर ही पाए जाया करते थे। तो यहाँ पे एक्वेटिक लाइफ धीरे धीरे बढ़ी, लेकिन धीरे धीरे एक्वेटिक लाइफ में ज़्यादा टाइप की स्पीशीज़ की होने के कारण यहाँ पे फिर से एवोल्यूशन ने कदम रखा, फिर से चेंजेस आए मैमल्स की बॉडी में, और फिर आगे चल करके उन्होंने अपने आप को इस लायक बनाया कि वो वाटर के अंदर भी सर्वाइव कर पाते थे, प्लस लैंड के ऊपर भी सर्वाइव कर पाते थे। तो इसी तरीके से कई सारी मिस्टीरियस चेंजेस आते हैं। तो जनरली ये 3 फंक्शंस को दिखाता है जो कि हमको एवोल्यूशन में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला फंक्शन देखेंगे हम compartmentalization. Compartmentalization is ability to keep its compartments together and distinguish itself from the environment. तो यहाँ पे compartmentalization का मतलब यहाँ पे ये आ जाता है कि जब अपनी बॉडी जो होती है अपने आप को एक साथ जोड़ के रखती है, भले ही वो अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है, जैसे हमारी ही बॉडी हो गई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी, तो हमारी सेल्स जो है ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स के ही फॉर्म में है, लेकिन धीरे धीरे करके ये अपने आप को जोड़ करके रखते हैं और एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, यानी कि एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं जो कि कई सारी सेल्स से मिलकर के बनी हुई है, और सेल्स हमारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स ही हैं। इनसे मिलकर के बनने के कारण जब ये टुगेदर होल्ड करके रखती है तो ये अपने आप को एनवायरनमेंट से बिल्कुल ही अलग दिखाती है। तो फर्स्ट टॉपिक यहाँ हमारा होता है कंपार्टमेंटलाइजेशन। सेकेंड देखेंगे हम, सेकेंड आता है हमारा रेप्लिकेशन, द एबिलिटी टू ट्रांसमिट हेरिटेबल इंफॉर्मेशन टू प्रोजेनी। यहाँ पे रेप्लिकेशन का मतलब ये कि जब हम अपने कैरेक्टर्स अपने आने वाली जनरेशन को दे रहे होते हैं, जैसे कि किसी नई स्पीशीज़ का जन्म होना, फिर वो अपने आगे किसी दूसरे को जन्म दे रही है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि किसी प्लांट का जो सीड है उसको हमने ग्रो किया तो वो वही प्लांट को ग्रो करेगा, और उस प्लांट के कैरेक्टर इसमें भी देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अगर बाय चांस, एग्जाम्पल के तौर पे मैं देख लेती हूँ, अगर मैंने बाय चांस यहाँ पे हिबिस्कस रोज, जासून का फूल जो हो गया, उसका प्लांट का सीड को ग्रो किया है, और फिर मैं उसको प्रॉपर्ली वाटरिंग करूँगी तो आगे चल करके मुझे वही प्लांट देखने को मिलेगा, और वो भी पुराने ही हिबिस्कस यानी कि पुराने ही जासून के फ्लावर की तरह ही अपनी फ्लावरिंग दिखाएगा, क्योंकि जो पहला वाला जासून का फूल था उसने अपने सारे कैरेक्टर्स जो है वो आगे की जनरेशन को पास ऑन किए हैं। तो रेप्लिकेशन में जो भी कैरेक्टर होते हैं जिन्हें हम जनरली जेनेटिक कैरेक्टर कहते हैं, जैसे कि डीएनए में जो भी फ़र्क आते हैं, आरएनए में जो भी फ़र्क आते हैं, वो आगे की जनरेशन में पास ऑन होते हैं, इसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं। जनरली आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी कि पेरेंट्स से मिलते जुलते उनके बच्चे होते हैं, उनके कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं, उनके नेचर भी देखने को मिलती है, उनकी एबिलिटीज़ भी देखने को मिलती है, और कई बार तो उनके जो बॉडी टाइप होता है, फेस स्ट्रक्चर होता है, वो भी अपने पेरेंट्स की तरह देखने को मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें आ जाती है हमारी रेप्लिकेशन के अंदर, जब एक कैरेक्टर दूसरी जनरेशन में फॉरवर्ड हो रहा हो, तो ये हमारा रेप्लिकेशन दिखाने का काम करता है। थर्ड पॉइंट देखेंगे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यहाँ पे क्या वर्किंग करता है? मेटाबॉलिज्म द एबिलिटी टू कैप्चर द एनर्जी एंड मटेरियल रिसोर्सेज। मेटाबॉलिज्म यहाँ पे वर्क करता है ऐसी एबिलिटी जो एनर्जी को कैप्चर कर सकता है और हमारे आसपास के मटेरियल से अपने लिए एक अच्छा रिसोर्स बना सकता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मटेरियलिस्टिक वर्किंग करने वाले हमारी ही बॉडी होती है, ह्यूमंस की बॉडी। हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा है, जैसे जैसे हमारी ह्यूमन बीइंग की स्पीशीज़ कहना चाहिए इवॉल्व हुई है, उसने अपने आप को धीरे धीरे बहुत सारे कैरेक्टराइजेशन में बदला है। सबसे पहले जब हम इस पर्टिकुलर होमोसेपियंस की प्रजाति में नहीं आए थे, एनिमल्स के फॉर्म में ही थे, तभी हमने इतना एवोल्यूशन किया था कि हम जानते थे कि फलों को खाना अच्छा होता है कि पत्तों को खाना अच्छा होता है। धीरे धीरे करके डेवलपमेंट आया, एवोल्यूशन में थोड़ी बहुत बॉडी में चेंजेस आए, तो हमको आइडिया हुआ कि हम फायर की डिस्कवरी कर पाए। फायर में किसी चीज़ को प्रॉपरली कुक करने से
हम प्रॉपरली उसके न्यूट्रिएंट उसको ईजिली डाइजेस्ट कर सकते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म में वर्किंग करता है। तो फायर यहाँ पे एक नेचुरल रिसोर्स था और उस रिसोर्स को यूज़ करने का तरीका हमको आता था, तो इसलिए हमने इस चीज़ की वर्किंग करी। और यहाँ पे धीरे धीरे चेंजेस आते गए, तो यहाँ पे ह्यूमन बींग्स को आइडिया हुआ कि वो शिकार करके भी खा सकते हैं या वो एग्रीकल्चर करके भी अपनी बॉडी के लिए प्रोटीन्स, मिनरल्स और सभी तरह की एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे रिसोर्सेज जो नेचर में जनरली पाए जाते हैं, उससे अपने लिए एनर्जी को किस तरीके से वर्क करवाना चाहिए, ये वर्किंग आती है एवोल्यूशन के अंदर। इसलिए ह्यूमन बींग्स इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अभी तक में सबसे ज़्यादा इवॉल्व हुई है होमोसेपियंस की प्रजाति, यानी कि ह्यूमन बींग्स की प्रजाति, जिसने अपने आप को धीरे धीरे डेवलप करा और परिवर्तन करते करते आज टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी सबसे आगे बढ़ गए हैं। अब इसके बारे में कुछ बेसिक डेफिनेशंस भी देखेंगे। हम बेसिक इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे एवोल्यूशन के बारे में, जो कि आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। एवोल्यूशन इज द थ्योरी दैट ऑल स्पीशीज ऑफ लाइफ हैव बीन डेवलप फ्रॉम ईच अदर प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म्स। एवोल्यूशन एक तरह की थ्योरी होती है जो सभी स्पीशीज़ में वर्क करती है। लाइफ फॉर्म में सभी स्पीशीज़, सभी प्रजातियों में ये वर्क करती हैं, जो अभी हैं, जो पहले रह चुकी हैं या जो आने वाली प्रजातियां हैं। इन सभी चीज़ों में यहाँ पे एवोल्यूशन बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है। ऑल लिविंग क्रिएचर्स आर रिलेटेड बाय डिसेंट एंड कॉमन एंसेस्टर्स। सभी तरह की प्रजातियां जो आज हम देखते हैं, जितने भी प्रकार के जीव जंतु प्राणी हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, जनरली एनिमल्स की कैटेगरी को हम ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे, लाइक जो मैमल्स हो गए, बड़े बड़े मैमल्स हो गए, व्हेल, शार्क, या आप देख सकते हो छोटे मैमल्स, छोटे मोटे इंसेक्ट्स वगैरह, ये सब कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर एंसेस्टर से जुड़े हुए हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन, एक पर्टिकुलर एक ऐसे डेवलपमेंट से जुड़े हैं जो शुरुआत में एक ही चीज़ कहलाया करती थी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे एक एक्वेटिक लाइफ हुआ करती थी और एक्वेटिक लाइफ में ही से सब ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट चालू हुआ है। तो वो एक्वेटिक लाइफ जो थी वो हमारे एक तरीके से एंसेस्टर कहलाते हैं, यानी हमारे पहले के टाइम के, एक तरीके से कह सकते हैं पहले के टाइम के पुरखे टाइप के कहलाते हैं। जो आप सुनते हैं कि आगे की पुरानी जनरेशन के सबसे पुराने जो होते हैं ना, तो ये सब एंसेस्टर्स कहलाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर जनरेशन से जनरेशन आगे चल करके बढ़ती है, सभी ऑर्गेनिजम्स में ये वर्किंग करती है और कोई एक पर्टिकुलर इनके एंसेस्टर्स होते हैं। एवोल्यूशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन विथ मोडिफिकेशन। एवोल्यूशन में धीरे धीरे डिज़ाइन चेंजेस होते हैं, मोडिफिकेशन होता है। आज हम ही जानते हैं कि ह्यूमन या होमोसेपियंस की जो प्रजाति थी, धीरे धीरे अपने आप को किन किन तरीक़ों से मॉडिफाई की है। पहले ये बहुत ही लार्ज हुआ करते थे साइज़ में, बॉडी में बहुत सारे हेयर्स पाए जाते थे और साथ ही साथ एक पीछे पूँछ भी पाई जाया करती थी। पर जैसे जैसे होमोसेपियंस ने अपने आप को डेवलप किया नेचर के अकॉर्डिंग, उन्हें समझ में आया कि हमको क्लोथ बनाने आने लगे, पत्तों को लगाना, छाल को लगाना, अलग अलग तरीके से अपने क्लोथिंग मटेरियल बनाने लगे, जिस कारण से बॉडी में जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में हेयर हुआ करते थे, फर जैसी हेयर की स्किन हुआ करती थी, वो प्रोटेक्टिंग लेयर की अब ज़रूरत नहीं पड़ी, जिस कारण से धीरे धीरे वो कम होते गए बॉडी से और सिर्फ फेशियल हेयर्स रह गए, जो कि मेल्स में देखने को मिलते हैं, और सिर में हेयर्स देखने को मिलते हैं। ये सब कुछ अमाउंट में कुछ एरियाज़ में हेयर मौजूद रहने लगे जहाँ पे एक्चुअली नीडेड है, और बाकी जगहों से यहाँ पे ये हेयर्स की आउटग्रोथ कम हो गई। यहाँ पे धीरे धीरे उन्हें आइडिया हुआ कि 4 पैरों की चलने की जगह पे हम 2 पैरों से भी चल सकते हैं, तो अपने आप होमोसेपियंस अपने आप को इवॉल्व किया उसके लाइक, और धीरे धीरे कर करके आगे चल करके हम देखते हैं कि 2 पैरों से चलना भी प्रॉपरली वर्किंग में आ गया। धीरे धीरे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि होमोसेपियंस में चेंजेस लाती है। तो ये धीरे धीरे अपने आप को हर जेनरेशन टू जेनरेशन आने वाली हर एक पर्टिकुलर सेंचुरीज में अपने आप को और भी बेहतर और भी मॉडिफाइड फॉर्म में निखारते जा रहे थे। फिर थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, एवोल्यूशन अकर्स थ्रू चेंजेस इन द हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोलॉजिकल पॉपुलेशन ओवर अ सक्सेसिव जेनरेशन। तो यहाँ पे एवोल्यूशन बताया गया है कि धीरे धीरे ये हेरिडिटी चेंजेस होते हैं। हेरिडिटी का यहाँ पे मतलब होता है ऐसे चेंजेस जो एक जनरेशन से जो दूसरी जनरेशन तक आगे बढ़ते हों। जैसे कि एक जनरेशन में ये देखने को मिल सकता है कि अगर वहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर टाइप नहीं पाया जा रहा है,
तो धीरे धीरे इसको मॉडिफाइड किया जा सकता है। कई जगह पे आप लोगों ने देखा होगा एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर एक फैमिली में जनरली स्टडी का माहौल बना हुआ है, वहाँ के कई लोग डॉक्टर हैं, ऑफिसर्स हैं, तो वो उसके आगे वाले वहाँ के जो बच्चे होंगे जनरेशन में उनको भी वही टाइप का माहौल मिलेगा, तो वो भी डायरेक्टली उस इन्फ्लुएंस के होने के कारण उनके अंदर भी वो एबिलिटी आती है और वो भी काफ़ी अच्छे पढ़ाई में होते हैं। ये भी मॉडिफिकेशन होता है क्योंकि उनको वो चीज़ पहले से दिखती जा रही है, तो उन्होंने अपने आप को उसके प्रति ऑलरेडी डेवलप कर लिया है। तो ये मॉडिफिकेशन और बेहतर से बेहतर होता जाता है और आगे की आगे जनरेशन में ये और भी बेहतरीन देखने को मिल सकता है। देन लास्ट पॉइंट देखेंगे, evolution occurs when evolutionary processes such as natural selection, genetic drift act on a genetic variation resulting in a certain characteristics becoming more or less common within a population over successive generation। तो यहाँ पे एवोल्यूशन जनरली आगे चल करके एवोल्यूशनरी प्रोसेस होती है, यानी धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन ये प्रोसेसेस बढ़ती है। बट ये किन किन फैक्टर्स से होकर के निकलती है? पहला फैक्टर होता है आपका नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरली क्या कैरेक्टर्स आने होते हैं उसके लिए वर्किंग करने पे यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन की वर्किंग होती है। इसका एक अलग पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके बारे में मैं आगे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। इसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, ये भी बिल्कुल अलग टॉपिक है। ये आपको जेनेटिक्स में देखने को मिलेगा जनरली, जेनेटिक वेरिएशन, ये सारे टॉपिक्स आपको अलग से जेनेटिक्स में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक वेरिएशन, ये सब टाइप के जो कैरेक्टर्स होते हैं ये आगे चल करके एक पर्टिकुलर कैरेक्टर डिसाइड करते हैं किसी भी स्पीशीज़ का कि वो कैरेक्टर ज़्यादा पाया जाएगा कि कम पाया जाएगा किसी आगे वाली पॉपुलेशंस में। जनरली आप लोगों ने सुना होगा कि पहले के टाइम पे हमारी बॉडी जो रहती थी, ह्यूमन बॉडी, उसमें एक ऑर्गन पाया जाता था जिसे हम अपेंडिक्स बोला करते थे, लार्ज इंटेस्टाइन के निचले हिस्से में पाया जाता है। उस टाइम पे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता था वर्किंग के लिए, डाइजेशन के लिए, क्योंकि तब के टाइम में एवोल्यूशन उतना नहीं हुआ करता था जिस कारण से लोग कच्ची चीज़ें खाया करते थे, जैसे कि लीव्स वगैरह और ऐसी सर्टन कई प्रकार की चीज़ें जिसको डाइजेस्ट करने के लिए वहाँ पे हमारे पास हुआ करता था अपेंडिक्स। वो सेल्यूलोज जो होता था उसको बहुत ही अच्छी तरीके से क्या कर पाता था, प्रॉपर्ली डाइजेस्ट कर पाता था। लेकिन धीरे धीरे एवोल्यूशनरी चेंजेस आए और एवोल्यूशनरी चेंजेस के कारण हमको आइडिया लगा कि कुक भी करके खाया जा सकता है चीज़ों को, जिस कारण से हमने कुकिंग करके खाना स्टार्ट किया, जो कि जल्दी डाइजेशन के लिए भी वर्किंग करता है और आगे की एक्टिविटीज़ के लिए भी वर्क करता है, जिस कारण से हमारे आगे की जनरेशन में अपेंडिक्स जो है उसकी उतनी नीड नहीं रह गई। अभी वो धीरे धीरे करके शॉर्ट हो गई और आगे की जनरेशन में ये माना जाता है कि वो पूरी तरह से गायब भी हो जाएगी। तो ये यहाँ पे मॉडिफिकेशन ही हो रहा है बॉडी में। आपको लग रहा होगा कि इसमें से एक चीज़ गायब हो रही है, बट ये गायब इसलिए हो रही है ताकि और भी ऑर्गन्स को और स्पेस मिल सके, ताकि वो और अच्छे तरीके से अपने आप को मॉडिफाई कर सके और प्रोग्रेस में ला सके। इसलिए यहाँ पे ये सब चीज़ों की इंपॉर्टेंस होती है। तो इसी के साथ हमारे इवोल्यूशन का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसके और भी डीप एनालिसिस बताऊंगी, जिसमें हम नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में देखने वाले हैं, जेनेटिक वेरिएशन के बारे में देखने वाले हैं और इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और साथ ही में मेंडल का लॉ देखेंगे। तो इसमें हम वो सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और हमारे वीडियोस को प्लीज़ देखिएगा, व्यू करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।